कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चुनाव की। 4 दिन बाद मत पड़ेंगे, मतदान होगा राजस्थान में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत बड़ी इमोशनल अपील कर रहे हैं राजस्थान के वोटरों से। क्या ये चुनाव वाकई में गहलोत नजदीकी चुनाव बनाने में कामयाब हो गए? क्योंकि 30 साल की परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। लेकिन क्या अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं से, अपने प्रचार से कुछ माहौल बना लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक आसान चुनाव को अपने लिए मुश्किल बना लिया? बहुत सारे समीक्षकों को ऐसा भी लगता है। और इसीलिए क्या इन आखिरी ओवरों में, इस आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है अपनी बीजेपी की तरफ से? इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आपको हम अशोक गहलोत का एक ताजा वीडियो दिखाना चाहते हैं। एक वीडियो रिलीज करके अशोक गहलोत बता रहे हैं कि अगर आपका एक वोट नहीं पड़ा, यानी अगर आप अपनी एक वोट की ताकत भूल गए, तो क्या क्या आपसे छूट जाएगा। कौन सी पेंशन छूट जाएगी, कौन सी स्कीम जो आपको 25 लाख का बीमा देती है वो बंद हो जाएगी। तरह तरह की स्कीमें जो अशोक गहलोत ने बताई, उसको बताने का, गिनाने का एक नया अंदाज अशोक गहलोत का सुनिए आप। और उसके बाद अशोक गहलोत फिर क्यों कह रहे हैं कि किसी के भड़कावे में आकर अपना नुकसान न करा लेना। 5.25 करोड़ मेरे प्यारे चुनाव हमारे यहाँ है, चुनाव हमारे यहाँ है। हमसे बहस करो भाई, हमने ये काम किए, गलत काम किए, लागू नहीं हो पाए, कमी रही, खामी रही, उसकी आलोचना करो। अगर ये स्थिति तो उस पर वो नहीं बोलेंगे, वो खाली बात करेंगे, डाइवर्ट करने, नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे। वो जो उनकी अप्रोच है, कई राज्यों में कर चुके हैं। वो हिमाचल मार खाए, कर्नाटक मार खा गए। बजरंग बली बोले थे, बजरंग बली ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप मेरा नाम का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। वहाँ नहीं कामयाब हो पाए। तो इसलिए अब भगवान समझने लगे हैं कि भाई हद हो गई है। मैं सबके लिए हूँ, सबके घटघट में हूँ। भगवान राम हो चाहे वो बजरंग बली हो, और ये व्यक्ति और ये पार्टी जो है मेरे मिसयूज कर रही है। कब तक बर्दाश्त करेंगे वो। राजस्थान वासियों, आप जानते मैं थासु दूर नहीं। 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है। इस चुनाव में आपको अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। कई लोग तो नासमझी में अपना वोट खराब कर देते हैं। राजस्थान के 5.25 करोड़ वोटर से मेरा निवेदन है, अपने वोट की अहमियत समझकर वोट दें। आपका एक वोट कितना कीमती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपके एक वोट से आपको और आपके परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में मिलता है। आपके एक वोट से राजस्थान में करोड़ों लोगों को ये चैन मिलता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ गई। तो ये दोनों बातें अशोक गहलोत की आपने देखी। ये वो अपनी स्कीमें गिना रहे हैं कि अगर आपने नहीं चुनी मेरी सरकार तो ये सब कुछ छिन जाएगा आपसे। और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर आपका वोट जो है आप लेने की कोशिश की जाएगी, इस बहकावे में आप मत आइएगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हिंदुत्व को एक हिंदुत्व की पिच पर प्रचार भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भी वहां पर इतने दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अपनी बातों में सनातन पर जो प्रहार हुए इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से, उसकी बात वो गिराना चाहते हैं। तो हर्षवर्धन जी, मतलब उनका, अशोक गहलोत कह रहे हैं मेरा काम देखो, बस और किसी पर बात ना करना और किसी और बात पर ध्यान न देना। देखिए, ये सही है कि अशोक गहलोत जी ने अभी लगातार, जिसको कहते हैं ना कि एकदम जो क्रिकेट का माहौल है, तो कहें कि धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जरा उनकी एक योजना की मैं सच्चाई जो है वो बता देता हूँ। अभी वो भी बिजली फ्री में दे रहे हैं। लेकिन ये फ्री में कब से शुरू हुआ? नवंबर में चुनाव हो रहा है, 25 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। अभी बस 4 दिन बचे हुए हैं। अप्रैल से ये सारा काम शुरू हुआ है। यानी राज्य की जनता को 4-4.5 साल वो जो वोट उन्होंने दिया था 2018 में, उसका कोई लाभ नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि 24-23 का वोट दो, तो उसके लिए 6 महीने पहले से लाभ दे रहे हैं। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जो सचमुच अगर पहले से चल रही होती तो आज अशोक गहलोत को ये वीडियो में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन योजनाओं के जरिए राजस्थान के लोगों को लाभ मिलता। वहां अशोक गहलोत बुरी तरह से चूक गए हैं, पीछे रह गए। अब जैसे ही वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगेगा, तो लोगों को करौली याद आता है, लोगों को जोधपुर याद आता है, और लोगों को अभी जयपुर याद आता है। मैं अभी 2 दिन के लिए जयपुर गया था, ज्यादा तो इस बार नहीं जा पाया था। तो किसी ने मुझसे कहा कि अरे देखिए, ये तो सामान्य एक्सीडेंट था, उसमें भी 50 लाख का मुआवजा दे दिया। तो ये जो लोगों के मन में है कि अशोक गहलोत की सरकार एक खास किस्म का अपीजमेंट करती है, और भारतीय जनता पार्टी कितनी सतर्क है। ठीक है, वो बालकनाथ जी लगे हुए हैं, उसको तो एक अलग तरह से देखिए। यूनुस खान
उनको टिकट नहीं दिया। बड़े वसुंधरा जी की सरकार में तो एक तरह से सबसे नजदीकी थे वसुंधरा जी के, उनको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि 9% जो एक आबादी है, और ये जो पूरा ये जिसको हम कहें कि जयपुर से लेकर अलवर और ये पूरा एक इलाका है टोंक तक का, ये पूरा जो मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है, वहां पर किसी भी तरह से यह स्थिति नहीं बने कि वोटों का डिवीजन हो। किन वोटों का? जिन गुजर वोटों का, जिन राजपूत वोटों का। और कमाल की बात यह है कि लाख अभी राहुल गांधी जाके सभा में कहें, एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ अशोक गहलोत, लेकिन गुजरों में इतनी नाराजगी है कि इन लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया और 4.5 साल तक हमारे नेता को अपमानित किया। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि सचिन पायलट के लोग नारा लगाने लगे तो गुस्सा हो गए। अब होता क्या है कि आप तो मंच से गुस्सा होकर चले आएंगे, लेकिन स्थानीय राजनीति में ऐसी चीजें और ज्यादा रिएक्ट करती हैं, कहते हैं ना कि आग लगा देती है। अब उसके बाद गुजर और नाराज हुआ होगा। तो गुजर और राजपूत, कानून व्यवस्था, योजनाओं का देर से लागू करना, ये सब अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। अब तो अभी राजस्थान में थे जयपुर में, तो अशोक गहलोत से बात हुई, सीधे उनसे उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो ये बात खुल के उनसे पूछी कि भाई गुजर मतदाताओं ने आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, क्या हुआ उसका? और इस बार तो वो नाराज होगा ना कि अगर पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार मैं क्यों वोट दूं, अपना वोट क्यों खराब करूं? तो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इस भरोसे है कि कोई मतदाता मुझसे नाराज है तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, अगर यही उनका बोल प्लैंक है तो। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही, और इसमें बिना किसी लाग लपेट के, कि जो कुछ हुआ 2020 में और जो कुछ भाषा उनके लिए अशोक गहलोत ने इस्तेमाल की, ये वो ना वो भूले हैं और ना कोई और भूला होगा। स्पष्ट उनके शब्द थे, मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते। ये बात उन्होंने साफ कही और कहा कि मुझे मेरी पार्टी ने इतना कहा है कि बस भूल तुम माफ कर दो जो हुआ और आगे बढ़ो, मैं वही कर रहा हूं। तो सचिन पायलट ऐसा नहीं कि कुछ भूल गए, तो जितनी तस्वीरें लोग दिखाते हैं ना हम साथ साथ हैं, वो मेरे ख्याल से केवल दिखाने के लिए ही। बिल्कुल सही बात है, और इसका नुकसान जो है कांग्रेस को अच्छा खासा जो है होगा। अगर हम अशोक गहलोत जी के अभी जो उन्होंने कहा उसकी बात कर लें, तो अगर आप राजस्थान में पिछले चुनाव को देखें तो लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो हार का अंतर है वो 1000 वोटों से कम है। तो उनका ये कहना कि आप वोट जरूर देने जाएं, आप जरूर दें, उनको वो चिंता भी सताती है। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान में जो छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय हैं, इन सब का भी अगर वोट बैंक मिला ले तो लगभग 20% का वोट बैंक जाता है। अगर इतना बड़ा वोट बैंक उन लोगों का है जो 20% का है, निर्दलियों का है, जो बागी खड़े हुए हैं, जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, तो वो बहुत सारी सीटों पर जो है दोनों तरफ की पार्टियों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में जो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ वहाँ का जो समीकरण है, राजस्थान का जो चुनावी समीकरण है, वो इन सब पे भी निर्भर करेगा और ये सारे फैक्टर्स जो हैं काम करेंगे। इसलिए भी अशोक गहलोत को डर लग रहा है, क्योंकि एक तो वो फैक्शन साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी में, और दूसरी तरफ से इस तरह से जो क्लोज चुनाव हो जाता है बहुत सारी सीटों पे, उसमें ये जरूरत है कि जो वोट हैं वो बहुत ज्यादा बट ना पाए। ये भी उनकी कोशिश जो है वो साफ है। यूनुस खान की अभी बात हो रही थी, डिंडोरा वो जो विधानसभा उनके सीट है, मैं ये भी बता देता हूं उस विधानसभा सीट पे वो निर्दलीय खड़े हुए हैं इस वक्त यूनुस खान, और ऐसे में उस विधानसभा सीट में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। डीडवाना सीट में तो भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है यूनुस खान के चक्कर में। नहीं, बागियों का हमारे पास जो है एक आंकड़ा भी है, किस पार्टी के कितने बागी खड़े हुए, आपने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। 21 जो है कैंडिडेट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे और वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बागी हैं, वो रिबेल्स हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये आंकड़ा 12 का है। ये आपके सामने अभी आप दूसरा जो बागी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जयपुर से भी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, बात हो रही है कि आखिर मतदान से 4 दिन पहले किसके लिए परेशानी कितनी बड़ी है? बीजेपी के लिए चुनाव आसान दिखाई दे रहा है क्या? अशोक गहलोत ने बड़ी इमोशनल वीडियो जो है वो जारी किया है कि वोट जरूर डालिएगा, मेरी योजनाओं को याद रखिएगा। लेकिन ये जो बागी उम्मीदवार हैं भाजपा की, किस कांग्रेस के 12, किसके लिए बड़ा सरदर्द है ये? जी हाँ, देखिए ये जो बागी उम्मीदवार हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिरदर्द दोनों ही पार्टी के लिए है, लेकिन बीजेपी के लिए मुझे लगता बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि जब पहली सूची जब जारी हुई थी तब कार्यालय जला दिए गए थे, चित्तौड़गढ़ में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, यहाँ तक कि आनंद फानंद में रविंद्र सिंह भाटी को लेके बड़े तौर पर एक ज्वाइनिंग कराई गई थी। फिर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिला। ये माना जा रहा था कि मारवाड़ से एक बड़े राजपूत चेहरे के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को लाया जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके से प्रोजेक्शन रविंद्र सिंह भाटी का किया गया
गया था तो माना जा रहा था कि एक बीजेपी के लिए सेफ हैंड राजपूत वोटर्स के लिए जरूरी था, लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय हैं। आप मानिए कि मारवाड़ में ही निर्दलीय में लगभग 7 जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं मारवाड़ सीट से, और शिव विधानसभा सीट ऐसी जहां पर 7 प्रत्याशी हो गए हैं, कांग्रेस बीजेपी और 4 से ज्यादा तो निर्दलीय हैं। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस बन रहे हैं वो बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ आप देखिए, नरपत सिंह राजवी को जयपुर से जब लेके जाया गया चित्तौड़गढ़ सीट पर, तो चंद्रभान आक्या वहां पर नाराज हो गए। चंद्रभान आक्या जो कि पहले विधायक रह चुके हैं और लगभग वो बता रहे थे कि उनको कंफर्मेशन दे दी गई थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन क्या समीकरण रहे, किस लिए चेंज किया गया वो बात अलग है। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या ने बहुत बड़ी रैली करी, राजपाल सिंह शेखावत को किसी तरीके से मनाया गया, लेकिन आशु सिंह सुरपुरा जयपुर के झोटवाड़ा में है, वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा। तो ये जो निर्दलीय फैक्टर है ये बीजेपी के लिए मुसीबत बनाएगा, खास तौर पर उन सीटों पर जहां पर बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, उससे कहीं आसपास भी मैसेज जो फैलता है उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप यूनुस खान की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए डीडवाना जो सीट है वो चेतन डूडी के सामने बीजेपी का एक है। चेतन डूडी वो शख्स हैं जो गहलोत के साथ खड़े हो गए थे जब सरकार बचानी थी, तो यूनुस खान ने उस सीट पर ही चुनाव लड़ा जिस पर पहले वो लड़ना चाह रहे थे। पिछली बार सचिन पायलट के सामने उनको लड़ाया गया था, लेकिन ये एक स्टैंप है कि वसुंधरा राजे के खास हैं यूनुस खान, और वसुंधरा राजे के भी वो लोग हैं जो निर्दलीय इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरदर्द हो सकती है बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत। और कांग्रेस में अभी कुछ दिन पहले जो अशोक गहलोत ने और जो बड़े नेताओं ने जो छटनी की थी कि जो बगावत जिन्होंने कर लिया, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे उनको पार्टी से हटाया, और अशोक गहलोत खुद जाके उनको मान मनोबल का दौर कराया है और उनको मनाया है, तो कई लोग बैठ भी गए हैं। तो ये निर्दलीय कहीं ना कहीं सिरदर्द मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बन सकते हैं। नहीं, अब ये सरदर्दी है या कोई और इससे गंभीर बीमारी है जो कि चुनाव हाथ से निकाल दे देवेंद्र, क्योंकि मान मनोबल तो भाजपा ने भी खूब किए वहां पर। कई सीटों पे समस्या है सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सिरदर्दी से आगे का मामला रहेगा। जैसे रविंद्र सिंह भाटी का ही उदाहरण ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बीजेपी के लिहाज से एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन जानकारी मिली इस बात की और ऐसा कहा जाता है कि शायद गजेंद्र सिंह शेखावत इस बात को लेकर एकदम से सहमत नहीं थे कि रविंद्र सिंह भाटी को, जो कि उन्हीं के कम्युनिटी से आते हैं, युवा हैं, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो उस कंडीशन में उनको आगे उभारा जाए, उनको टिकट दिया जाए, कल को वो चुनाव जीतेंगे फिर उनके लिए सिरदर्द हो सकता था। तो बिल्कुल, और ये सारी वजह थी जो कई सारी सीटों पर जो कि वसुंधरा सिंधिया के बहुत खासम खा, जैसे अशोक परनामी का टिकट काटना, वो समझ में नहीं आएगा आपको कि वजह क्या थी। यूनुस खान को टिकट नहीं दिया जाना, अगर यूनुस खान को टिकट दिया जाता तो बीजेपी बहुत आसानी से उस सीट को निकालती। तो ऐसे कई सारे फैसले हुए हैं जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और उसमें फर्क पड़ेगा जो बहुमत का उसका आंकड़ा, जो मार्जिन में फर्क, मार्जिन में फर्क, जीत में आपको लगता है कि बीजेपी की जीत में कोई बिल्कुल नहीं, जीत में कोई समस्या नहीं आने जा रही है, बस मार्जिन में फर्क आना है। सहमत है समीर जी? बिल्कुल, मैं देवेंद्र की बात से सहमत हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बगावत करके जो चुनाव लड़ते हैं उसमें बहुत बेसिक फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का वोट बैंक होता है, व्यक्ति विशेष का वोट बैंक बहुत बड़ा नहीं होता। अगर पार्टी छोड़कर लड़ता है तो एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कमिटेड वोटर होने के कारण वो भाजपा को वोट करता है, और कांग्रेस के अंदर पार्टी से बड़ा व्यक्ति विशेष का वोट होता है। अगर पार्टी को छोड़कर लड़ता है तो बड़ा वोट बैंक उसके साथ चला जाता है। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अब चुनाव की अगर आप बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बार अशोक गहलोत के 7 गारंटी बनाम प्रधानमंत्री मोदी की खुद की गारंटी और हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। पहला राजस्थान का चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधे हिंदुत्व फोकस कर रही है, और जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संतों को टिकट दे दिया वहां पर सब जगह पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उस चीज का जिक्र कल ही उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन होता है तो रैली का परमिशन नहीं मिलती, जुलूस नहीं निकाले जाते, और PFI होता है तो उसको परमिशन मिल जाती है। मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा लेकर राजस्थान के अंदर जा रही है। लॉ और ऑर्डर भी उसके साथ बड़ा इशू है। अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटी के भले घोषित कर चुके हो, कई योजनाएं लेके आए हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी बढ़त राजस्थान के अंदर देने जा रहा है। आप अशोक गहलोत ने भी आगाह किया तो हिंदुत्व के या धर्म के मुद्दे से आगाह किया कि धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए लोग आएंगे, उस जाल में आप मत फंसिएगा। अशोक गहलोत की भाषा ऐसी है। बीजेपी को हिंदुत्व का सहारा राजस्थान में क्यों लेना पड़ रहा है, हर्षवर्धन जी? नहीं, मैं एकदम से नहीं मानता हूं कि सिर्फ हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन कई बार घटनाक्रम ऐसे होते हैं कि जो अपने आप स्थितियां तैयार कर देते हैं। यूनुस खान को टिकट न देना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी, क्योंकि जिस तरह से दंगे हुए और उन दंगों में सरकार के ऊपर आरोप लगा कि वो उनके साथ खड़ी है। कन्हैयालाल दर्जी का जो हत्याकांड हुआ वो एक पूरे देश में एक तरह से राष्ट्रीय शर्म थी, वो राष्ट्रीय डर था वो। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार कैसे रिएक्ट कर रही थी? ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने बाद में पकड़ लिया, लेकिन कैसे सरकार मूव करती है वो बहुत बड़ी चीज होती है।
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो एक बड़ा मुद्दा है, वो एक भावनात्मक स्थिति है जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर बात हो। दूसरी जो बड़ी बात है कि जब हम कानून व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं तो राजस्थान में, मारवाड़ में एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि काम धंधे का जो व्यापारी वर्ग है, उसका एक बड़ा वर्ग है जो चुनाव को एक नियंत्रित करता है या कहें कि प्रभावित करता है। वहां भी एक संदेश देने की कोशिश है। ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर है, सरकारी योजनाएं, विशेषकर केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं और जो राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत की योजनाएं हैं, उसके बीच में एक चुनाव है। उसका एक सीधा सीधा है कि देखिए कौन आपके लिए ज्यादा बेहतर कर रहा है, कौन राजस्थान के लिए ज्यादा बेहतर कर रहा है। मुझे लगता है लड़ाई है उसके ऊपर ये सारी चीजें खड़ी होती हैं कि कानून व्यवस्था गड़बड़ है, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो अशोक गहलोत खुद अपील करने के बजाय कहते हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी करें, तो फिर वही उन्हीं की सरकार होगी तभी वो करेंगे। और प्रधानमंत्री बार बार ये कह भी रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार होती तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे यहां होता तो हम उल्टा टांग देते। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ऐसा कोई करेगा तो अगले चौराहे पर निपट जाएगा। ये सारी की सारी चीजें उसी तरफ इशारा करती हैं कि आपके यहां जो मुखिया बैठा हुआ है वो कमजोर है, प्रशासन उसकी पकड़ में नहीं। ओवरऑल भाजपा की जीत में आपको कहीं कोई संशय नजर नहीं आता? नहीं, मुझे संशय नहीं दिखता है, लेकिन मार्जिन बहुत घटा है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत की है, बावजूद इसके कि खुद पूरी कांग्रेस पार्टी उनको पीछे खींचने पर लगी हुई है, एकदम से नीचे खींचने पर लगी हुई है। इसके बावजूद वो अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। लड़ाई मार्जिन की या हार जीत की, राहुल जी? देखिए यहाँ पे मैंने ये कहा ना कि मार्जिन जो है वही डिसाइड करेगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सीटें ऐसी है जिस पे मार्जिन बहुत कम है। 1000 का मार्जिन कोई खास मार्जिन होता नहीं है और किसी भी साइड जो है बाजी पलट सकती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कैंपेन रहा है पूरा, जिस तरह से ये बात सामने आती है कि जो ऑलरेडी जो सरकार है अशोक गहलोत की, उसको लेकर कई बार कई जगह ये नारे लगे हैं कि भाई हमको जो है ये सरकार जो है वो बदलनी चाहिए। तो ये सारी बातें राजस्थान में चल रही हैं और हिंदुत्व का मुद्दा जैसे कि हमने बात की थी वो एक बड़ा फैक्टर राजस्थान में रहेगा। उदयपुर की घटना का भी जिक्र हुआ, वहाँ पर किस तरह से हुआ, उसमें अशोक गहलोत सरकार ने किस तरह का स्टेप लिया। दूसरी तरफ अगर हम हेमंत बिस्व शर्मा जो वहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे उनका बयान देखेंगे तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ उसके साथ आती जब पहली घटना हुई थी। तो बहुत सारे इस तरह योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर ये कहीं यूपी में हो गया होता तो क्या होता आगे आपको तो हिंदुत्व का फैक्टर जो है वो बीजेपी के साथ है और वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो हिंदू सेंटिमेंट है वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और ऐसे में अगर राजस्थान में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण जो है हिंदू समाज को ये लगता है कि ये घटनाएं जो हैं इस पर सरकार ने अच्छी कार्रवाई या ठीक से कार्रवाई नहीं की है, तो नेचुरली वो सेंटिमेंट जो है बीजेपी के साथ जाएगा और बीजेपी उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाएगी, वो जरूर आगे बढ़ाएगी। अच्छा देखिए, लड़ाई में जोड़ देता हूँ समीर जी, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत के हार तो तय है, सम्मानजनक हारेंगे या शर्मनाक हारेंगे तय इसके अंदर होना है। हार तो अशोक गहलोत के राजस्थान के अंदर तय है। ये हिंदुत्व वाले इशू पे सौरभ एक चीज़ देखें कि ये काम वहीं करता है जहां ग्राउंड पे वो सेंटीमेंट हो। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप पैराशूट ड्रॉप करते हैं और वो अचानक से वो बात फैल जाती है। ग्राउंड पे अगर इस तरह का सेंटीमेंट हो कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हो रहा है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी जैसे इस केस में बीजेपी के लिए अगर बात करें तो वो आसानी के साथ उसको कैश कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि बिहार के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि अगर अब यहाँ पे वोट दिया गया विपक्षी पार्टी को तो पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि ग्राउंड पे वैसा सेंटीमेंट था ही नहीं उस सरकार के खिलाफ। राजस्थान में पहली बार ऐसा देखने को मिला पिछले 5 सालों में कि ऐसी कई सारी घटनाएं हुई और वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर निशाना लगा कि ये लोग अपीजमेंट कर रहे हैं, अपीजमेंट के तहत वैसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो कि होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वहां पर बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को रास्ता मिल जाता है, जो कि इस बार मिला। अब जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन टिकट के जरिए साधने की कोशिश की गई है दोनों पार्टियों की तरफ से, उस पर बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, खास तौर पर अगर जाट वोट की बात कीजिए और इसके अलावा दलित वोट, अगर इन दो की आप बात करें, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस इस पर दोनों पार्टियों का वो रहा है। जाट वोट की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने 36 जाट उम्मीदवार उतारे हुए हैं, भाजपा ने 33 उम्मीदवार उतारे हैं। दलित उम्मीदवार की बात कीजिए तो भाजपा के 34 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी के 36 कैंडिडेट हैं। ऐसा ही कुछ राजपूत वर्ग को लेकर भी दिखाई दे रहा है। यहां भाजपा ने खास तौर पर राजपूत सेंटिमेंट को अपने साथ रखने के लिए 25 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मामले में पीछे दिखाई दे रही है, 17 उम्मीदवार केवल राजपूत जाति से कांग्रेस पार्टी ने उतारे हुए हैं। तो किस जाति पर ज्यादा ध्यान इस वक्त है इस चुनाव में, मनीष से हम समझ लेते हैं। जी मनीष।
देखिए राजपूत वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं 2 सीट एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसपे पूरे जो राजपूत वोटर्स हैं और जो लोग हैं वो डोमिनेशन दिखाई दिया है। एक सबसे बड़ी सीट है ओसियां, जिसपे दिव्या मदेरणा चुनाव लड़ रही है। उसके सामने है भैराराम सियोल। भैराराम सियोल बीजेपी के पहले भी नेता रहे हैं, लेकिन भैराराम सियोल जब कैंपेनिंग करने के लिए उतरे तो राजस्थान के सारे बड़े राजपूत चेहरे उनके साथ मौजूद थे। वहां पर उस सीट पर यह चुनाव इस बात पर ही फोकस किया गया कि मदेरणा परिवार, जो कि जाट परिवार है, एक बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा से उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस सीट पर जाट और राजपूत सीट हो गई। दूसरी सीट है नाथद्वारा की, जहां पर मेवाड़ घराने से विश्वराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सीपी जोशी के सामने। दिया कुमारी राजघराने से है। तो ये राजपूत वोट को इंटैक्ट करने के लिए बीजेपी ने पूरी कोशिश की, और मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो राजपूत वोट है वो बीजेपी का ही है। कभी बहुत ज्यादा डायवर्जन देखने को नहीं मिला है। हाँ, जाट वोटर्स में आप देखिए, मारवाड़ से जब जाट वोटर्स या जाटों की जब बात होती है ना, तब वहां पर एक ये बात सेंटीमेंट सुनाई पड़ता है कि राजस्थान से कांग्रेस के बड़े बड़े जाट नेता हुए और जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन जाट मुख्यमंत्री बना क्यों नहीं? वो अशोक गहलोत की वजह से नहीं बना, ये जाटों का कहना है। आप देखिए दिव्या मदेरणा जब कभी भी भाषण देती हैं तो वो अपने जो दादा है महिपाल मदेरणा, उनके लिए जरूर बातें करती रहती हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। मिर्धा परिवार आप देख लीजिए, ओला परिवार देख लीजिए, बड़े जाट घराने हैं और जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। और यही सेंटिमेंट जाटों के अंदर है कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उनको हाशिए पे सिर्फ अशोक गहलोत की राजनीति की वजह से रहना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है, नाराजगी है। अब उसको साधने के लिए आप बीजेपी ने देखिए, मिर्धा परिवार से ही जो कांग्रेस से थी ज्योति मिर्धा, नागौर में उनको उतार दिया गया। दूसरी चीज आप देखिए, जो ओसिया की सीट की मैं बात कर रहा था, वहां पर राजपूत को साथ देने के लिए हनुमान बेनीवाल ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि दिव्या मदेरणा किसी तरीके से वो हार जाए। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने अपनी आरएलपी पार्टी से किसी को नहीं उतारा। जगदीप धनखड़ लगातार राजस्थान दौरे कर रहे थे। बार बार अशोक गहलोत ये कहने लगे कि क्या वजह है कि जगदीप धनखड़ दौरे कर रहे हैं। शेखावाटी में उनका बड़ा नाम है, शेखावाटी जाटपूत वोटर्स को इंटैक्ट करने की कोशिश की जा रही। सतीश पुनिया एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभर रहे थे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहां के कहा जाने लगा कि एक मुख्यमंत्री की रेस पे हैं वो। कैलाश चौधरी बाड़मेर से, बायतू में जो केंद्रीय मंत्री, ये एक बड़ा मैसेज है। हरीश चौधरी कांग्रेस से जरूर है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज हैं, वो पायलट के साथ हो गए, कहीं कोई कैंपेन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो जाट वोटर्स की भूमिका में मैं मानता हूं बीजेपी ने जिस तरीके से इंटैक्ट किया है जाट वोटर्स को, और उसके कंपैरिजन में जो बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, इस बार कांग्रेस के साथ बहुत ज्यादा मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं जाट वोटर्स। देखिए, ये जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आंकड़ा चल रहा है, एक टैली चल रही थी किस जाति के कितने उम्मीदवार किस पार्टी ने, इसमें आपको जो प्रमुख वर्ग दिखाई देंगे 30 से ऊपर के उम्मीदवार, वो खास तौर पर आपको दिखाई देंगे दलित, आदिवासी और जाट। इसके बाद आपको राजपूत वर्ग जो है वो दिखाई देगा। तो प्रमुखता किसको दी जा रही है दोनों पार्टियों की तरफ से, वो बड़ा क्लियर है। नीचे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा मुस्लिम उम्मीदवार। इसमें कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का खाना खाली है, जीरो। एक भी उम्मीदवार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। इससे पहले एक हुआ करते थे लगभग हर चुनाव के अंदर, इस बार वो भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 15 मुसलमान जो हैं वो उम्मीदवार उतारे हुए हैं। इसीलिए क्यों हिंदुत्व की पिच तैयार हो रही है बार बार, इससे भी आपको एक अंदाजा जो है वो लगता होगा। ये जाति साधने का जो काम है, किस पार्टी ने टिकटों में बेहतर किया दिखता है आपको, राव जी? देखिए, इसमें बिल्कुल ये साफ है कि ये जो पूर्वी राजस्थान और शेखावटी तक का इलाका आता है, इसमें जो है बहुत सारी, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि वहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वहाँ चंद्रशेखर की पार्टी है, वहाँ बीएसपी का जोर भी रहता है, वहाँ पे जो वामपंथी दल हैं उनका जोर भी रहता है। तो ये एक ऐसा इलाका है जो कि जाट बहुल्य है, यहाँ पे जाटों का जोर है, और यहाँ पर लगभग 60 सीटें, मतलब इस पूरे इलाके को मिला के 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे जाट और दलित ये जो है वोटर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं सीट पे जो आउटकम है। तो इसलिए ये छोटी पार्टियों को देखते हुए ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि जाट जो बहुल्य इलाके हैं वहां पर हम जाट जो कैंडिडेट हैं उनको जो दलित वोट की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री दो बातें बार बार कर रहे हैं। एक तो अभी आज उन्होंने रैली में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं महादलित समाज से जो आते हैं बिहार के, उनको लेकर नीतीश कुमार ने जो बात कही, मांझी को लेकर के वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं। इसके अलावा सीआईसी जो बनाए गए उनका नाम लेकर बताते हैं कैसे कांग्रेस पार्टी जो है उस मीटिंग में ही नहीं आई जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो है वो चयन होना था। देवेंद्र, और पहली बार सौरभ ऐसा हुआ है कि सीआईसी दलित कम्युनिटी से, जो कि राजस्थान से ही आते हैं, उन्हें बनाया गया है। और समझा जा सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि जो उसमें होना चाहिए था उनके चयन में, वो नहीं थे। और इस मैसेज को दिया गया, राजस्थान में भी बीजेपी संगठन ने इस मैसेज को नीचे तक दिया कि पहली बार राजस्थान के दलित को सीआईसी बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अपमान किया। और इसके अलावा दूसरी कई सारी घटनाएं हुई थी राजस्थान में, जो छोटी बड़ी घटनाएं हुई
उनका इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मलिंगा का इशू वहां पे बड़ा बनाने की कोशिश की गया। बड़ा सौरभ इसलिए कि बीजेपी ने ही खुद पहले उसे बड़ा बनाया था और उस दबाव में आके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने ज्वाइन कराया और टिकट भी दे दिया, तो वहां पर बीजेपी के लिए वो बैकफायर कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि उस नैरेटिव को प्रभावी ना होने दिया जाए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जाट कह लें, ब्राह्मण कर लें, गुर्जर कर लें, माली कर लें, आमतौर पर कमोबेश कैंडिडेट्स के मामले में एक मुस्लिम छोड़ दें तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आएगा। असल मसला यह है कि जो वोटर्स हैं उनका सेंटीमेंट कैसा है। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जाट जाते ही जाते हैं और उसमें वो सबसे ज़्यादा आसानी से कैश करा लेती हैं। आमतौर पे राजस्थान के बारे में धारणा ये बन जाती है कि राजपूत वोटर वहाँ पे डोमिनेंट है, जो कि हकीकत नहीं है। पिछली बार वसुंधरा राजे सिंधिया की जो मुखालफत की गई थी वो राजपूतों के द्वारा ही की गई थी। अब वो सारे सेंटीमेंट काउंटर कर दिए गए हैं और ऐसे में कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बीजेपी को कोई समस्या नजर नहीं आ रही।